ग्रामवासियों को, सभी समाजजनों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा आयोजन किया और आदिवासी दिवस का महत्व समझते हुए बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैं देख रहा था कि प्रोसेस का वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो आवाज़। जैसे मैं यहाँ पे आया तो पहले घूम पड़ा कसो भाई तो जैसे जब मैं यहाँ पे आया तो देखा मैंने कि जो पीला रंग जो है, जो कि हमारे आदिवासी समाज का प्रतीक जो है, वो यहाँ पे मैंने झंडे देखे। वो देख के बहुत खुशी हुई मुझे। और आप सभी को मेरा परिचय दूँ, मेरा नाम संदीप नरगावे है और शायद ये घर भी शायद नरगावन नका है, तो हम भी तुम्हारा ज बेटो है, यहाँ का नरगावा है। तो हम हमारी बात को शुरू करने से पहले तो सबने का एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सीमित संसाधनों में, सीमित लोगों में इतना अच्छा आयोजन करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये, एक बंदिश कर देना जरा एक बार, हाँ गुंज ज़्यादा रहा है। तो देखो आज जैसे अपनो जो त्यौहार मनाए रहा अपनो आदिवासी दिवस, तो आधा तो अपनो ये सोच रहा हो क्या है 6 का ही हो, है कि नहीं। मतलब 18 दिन से हम दिवाली, राखी, रक्षाबंधन न मुक्ता त्यौहार मनाता है, लेकिन अभी वो त्यौहार जो अपन चालू कराया वो नयो त्यौहार है, ठीक है, थोड़ा दिन से मनाने लगे अपन। तो ओकर पछड़ जो कारण है वो यूँ है कि हम जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, हमने हमेशा ही कई सारे जो त्यौहार हैं वो मनाए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी हमारे स्वयं का त्यौहार नहीं मनाया, आदिवासी दिवस नहीं मनाया। और आदिवासी दिवस मनाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जब से आदिवासी दिवस मनाने लगे हैं, तब से हमारे जो समाज के छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं, जो ऐसे बच्चे जो हैं जो बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं, उन सभी बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ है, आत्मविश्वास आना स्टार्ट हुआ कि हम आदिवासी हैं। जिस प्रकार से हर समाज का व्यक्ति, जिस प्रकार से एक ठाकुर होता है वो ठाकुर होने पे उसको गर्व होता है, एक शर्मा जो होता है उसको ब्राह्मण होने पे उसका गर्व होता है, उसी प्रकार से एक आदिवासी के अंदर भी आदिवासी होने के पीछे उसके अंदर गर्व होना चाहिए, तभी वो जीवन में कुछ अच्छा बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगा। आने वाले समय में वही बच्चा जो खुद को आदिवासी होने के पीछे गर्व महसूस करेगा, वही आने वाले समय में IAS, IPS और डिप्टी कलेक्टर और बड़े बड़े पदों पे जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में अच्छे बड़े जनप्रतिनिधि भी बनेगा। और ये सब चीज़ें तभी होगी जब हम लोग आदिवासी होने के ऊपर गर्व करें। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारे समाज में इतना आत्मविश्वास नहीं होता है कि हम लोग 10 लोगों के सामने बोल पाएँ। अगर आज मैं यहाँ पे बोलूँगा तो बहुत कम ऐसे होंगे जो बोल पाएंगे सबके सामने। हम लोग क्या होता है कि हमारी खुद की फसल, जैसे मैंने कुछ चीज़ें तो मेरे सामने देखी है कि हम लोग हमारी फसलें जो है किसी व्यापारी को जाके देते हैं, और अगर हम लोग हमारी फसलों का कीमत भी लेने के लिए उससे जाते हैं तो हम उसको ये नहीं बोल पाते कि भाई इतने को इस तारीख को हमको पैसा देना पड़ेगा। वो हमको बोलता है 5 दिन बाद आओ जे, 10 दिन बाद आओ जे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। हम उसको ये भी नहीं बोल पाते हैं कि नहीं यार आपको इस तारीख को हमको देना पड़ेगा पैसा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से, हमारे आत्मविश्वास से। और यही जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारा समाज जो है साथ में बैठना प्रारंभ करता है। और जिस समय पे हमारा समाज साथ में बैठना प्रारंभ करेगा, उसी समय से हम लोग हमारे समाज के जो भी हक अधिकार है, जो भी हमारे समाज की जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हम लोग साथ में बैठ के उनका समाधान निकालना प्रारंभ करेंगे। जैसे हमारे समाज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति हमारे एरिया में। मैं एक टीचर हूँ, साईं IAS का संचालक हूँ, तो वहाँ पे एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूँ कि जीवन में जो शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। अपने आप में मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, इस कारण से मैं सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो आप सभी लोगों के पास सामने बोल भी नहीं पाता। और इसी कारण से हमको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सोचना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी लोगों को साथ में मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो हमारे गांव की जो स्कूलें जो हैं वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। हमारे जो गांव की जो स्कूलें हैं यहाँ पे क्या होता है कि दर्ज संख्या कम होती है, एडमिशन कम होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो सरकारी स्कूलें जो हैं वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे स्वयं की भी, तो मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अगर मैं इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं मेरा खुद का महत्व नहीं समझ पाता, समाज का महत्व नहीं समझ पाता, समाज की समस्याओं को नहीं समझ पाता। अगर हम लोगों को हमारे समाज को अगर विकास करना है तो हम लोग हमारी सरकारी स्कूलों को बचाना होगा, सबसे पहली बात।
और दूसरा ये कि हम लोगों को सभी को साथ में मिल के जो हमारे समाज के जो शिक्षित बेरोजगार युवा जो हैं, जो बैचलर डिग्री कर चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं है, उन्हें नौकरियां नहीं हैं, तो हम लोग हमारे शिक्षित युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर तलाशने के लिए हम लोग हर गांव में शिक्षा शाला का और साथ में रोजगार शाला का आयोजन करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग किन किन माध्यमों से हमारा रोजगार चालू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सभी अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे अगर भागते रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब भी जेल प्रहरी का वैकेंसी आया है, तो उसमें जो आया वैकेंसी में जो पोस्ट जो दी है 250 पोस्ट दी है। अब जो 250 पोस्ट के पीछे 10 से 15 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म भरेंगे, मतलब एक पद के पीछे 1-1 लाख व्यक्ति है, एक पद के पीछे 1-1 लाख व्यक्ति है। तो मुझे बताओ कि कैसे हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो हम लोगों को इसीलिए रोजगार के दूसरे अवसर तलाशना प्रारंभ करना पड़ेगा, हमको बिजनेस के क्षेत्र में जाना होगा, हम लोगों को और भी जो दूसरी चीज़ें जो हैं वहाँ पे हमारे लोगों को भेजना पड़ेगा। जैसे वकालत वाला फील्ड हो जाती है, वहाँ पे हम लोगों को युवाओं को भेजना होगा। और भी जो दूसरे बिजनेस जो है हमारे एरिया में दूसरे समाज के लोग आके हमारे एरिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग हमारे समाज के युवाओं को हम लोग अगर इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि हमारे एरिया में अगर बहुत कम पैसे में अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गा पालन कर सकते हैं। फिर एक जो मशीन आती है पेंसिल बनाने की मशीन आती है, वो अपने पास है लेकिन अभी लॉकडाउन चलने के कारण से अपन वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। पेंसिल बनाने की मशीन होती है, फिर उसके बाद में अगरबत्ती बनाने की मशीन होती है, बत्ती बनाने की मशीन होती है, फिर धागा बनाने की मशीन होती है। अगर इस प्रकार की मशीन अगर हम लोग हमारे गांव में लाएंगे और उन मशीनों के माध्यम से अगर हम लोग हमारा जीवन यापन के लिए अगर हम लोग पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे गांव में जो हम लोग जब फसलों को जब बोते हैं उस समय पे जो हमको उधार पैसा लेना पड़ता है वो पैसा लेना बंद होगा। सही बोल रहा हूँ? अगर हम लोग देखें तो हमारे समाज में जब भी हम लोग कहीं पे जब भी हमको फसलें बोना होती है तो उस समय पे हमारे पास पैसा नहीं होता है। हम लोग या तो ब्याज से कहीं से पैसा लाते हैं या तो फिर किसी से उधार लेके आते हैं, और उसके बाद फिर जब फसलें जब पकती है तो हम उसी पैसे से वो जो हमारा जो पैसा जो आता है उसी को हम बड़े बड़े सेठ साहूकार को दे देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो हम लोगों को हमारे रोजगार के क्षेत्र में भी काम करना होगा। दूसरा जो अगला हमारा साथ में बैठ के हम लोग हमारी समस्याओं का समाधान ये कर सकते हैं कि योजनाओं क्रियान्वयन। हमारे एरिया में, ट्राइबल एरिया में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं आती है जो हमारे आदिवासियों को विकास करने के लिए कई सारी योजनाएं वहाँ पे आती है, लेकिन वो योजनाएं ज़मीनी हकीकत में आ ही नहीं पाती है, ऊपर ही ऊपर समाप्त हो जाती है। जैसे कि अभी एक योजना है ई ऑफिस योजना। मैं हर गाँव में जाता हूँ, इस योजना के बारे में इसलिए बताता हूँ कि अभी तक मैं जितने भी गाँव में गया हूँ कहीं पर मेरे को ई ऑफिस योजना का कोई ज़मीनी लेवल नहीं मिला है। ई ऑफिस योजना में ये है कि आपके गांव में आपको फोटोकॉपी मशीन मिलेगी, आपके गांव में आपको कंप्यूटर सेट मिलेगा, जो कि आपको ऑनलाइन काम सारे गांव से ही होंगे। फोटोकॉपी मशीन के माध्यम से आपको गांव में फोटोकॉपी करके दी जाएगी, लेकिन वो योजना जो है कहीं पे भी किसी भी गांव में ज़मीनी हकीकत में नहीं आई है। तो इस कारण से हमको योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हमारे गाँव में, हर गाँव में एक टीम की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिए हम लोगों को शिक्षा समिति का गठन करने का आवश्यकता है, जो कि शिक्षा समिति ये देखे कि हमारे गांव में हम लोग शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम लोग देखें कि हमारे समाज के जो छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं, इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य तभी अच्छा होगा जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी हमारे समाज के बच्चे जो हैं वो आगे आने वाले समय में डेवलप होंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगली अगर हमारी समस्या देखें तो अगली समस्या हमारी है कि हमारे फसलों का मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं हर गाँव जाता हूँ, यही बात हमेशा करता हूँ। उदाहरण भी कपास के देता हूँ कि आज से 10 साल पहले, जैसे काकीनगर पता होगा कि आज से 10 साल पहले भी जो कपास को जो भाव तो 5,000 रुपये कुंटलित थो कि नहीं थो ना। आज भी जो कपास को जो भाव छे 5,000 कुंटलित छे कि नहीं छे। लेकिन आज से 10 साल पहले जो महाराज जो शर्ट थो, जो पहला आज से 10 साल पहले 200 रुपया को मिलता था, लेकिन आज यो शर्ट जो है वो 700 से 800 रुपया मिलज। अभी बनज कहीं सी कपासी से बनज की, लकुंडा से बनतो नहीं आई, कपासी से बना की। तो मगर यो बताओ कि जब हमारा शर्ट न को जब भाव बढ़ी रो तो हमारा कपास को भाव क्यों नहीं बढ़तो? क्योंकि बनी तो कासी रोज। हमारी दाल न को भाव हमका नहीं मिलतो, हमारा गेहूँ न को भाव नहीं मिलतो, हमारा मक्का न को भाव नहीं मिलतो, हमारा कपास को भाव नहीं मिलतो, हमारा सोयाबीन न को भाव नहीं मिलतो। तो हमका इन्हीं समस्या न के लिए ये जो समस्या है, जो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं के लिए सबको साथ में बैठना पड़ेगा, उन समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा। तभी हमारे जो युवा जो है, मैं देखता हूँ कि 12वीं पास नहीं होती बच्चे की और बच्चे दारू पीना सीख रहे हैं, गुटखा खाना सीख रहे हैं, पाउच खाना सीख रहे हैं। उनका शरीर का विकास ही नहीं हो पा रहा है तो उनका बौद्धिक विकास कैसे होगा? उनका शरीर का ही नहीं विकास हो पाएगा तो बौद्धिक विकास होना तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी।
तो हम लोगों को इस प्रकार के जो मूलभूत समस्याएं जो है, मैं यहाँ पे आऊँ और बड़ी बड़ी बातें करूँ, मैं संविधान का टीचर हूँ, मैं संविधान की बड़ी बड़ी बातें करूँ जिससे आपका कोई संबंध नहीं है और बोल के चले जाऊँ तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों को हर दिन जिन समस्याओं से हम लोग प्रतिदिन जो टकराते हैं, जैसे दारू की समस्या है, दारू की समस्या से हम लोग हर दिन टकराते हैं, हर दिन हम लोग देखते हैं कि दारू की समस्या हमारे साथ में है। बढ़िया है। जय आदिवासी। साइड में टेक, गाड़ियाँ टेक लो। हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। ग्राम अमराली पटेलपुरा विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं एवं हमारे बीच उपस्थित है भाई संदीप जी नरगावे, जो अपने ही ग्रामीण अपने ही क्षेत्र के भाई है, जिनसे मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ अपने। आदिवासी एक समान। अब मैं वही जो मेरी जो बातें जो रख रहा था, उन सभी बातों को मैं यही रख रहा था कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं जो है, हम उन सभी मूलभूत समस्याओं को हम सभी को साथ में मिलके उन समस्याओं का समाधान निकालना होगा और तभी हम लोग हमारी समस्याओं से निजात पा पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग हमारी समस्याओं की बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन हमारी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी। हम लोग बात करें शिक्षा की, हम लोग बात करें बेरोजगारी की। अगर मैं अभी देख रहा हूं कि हमारे जो सबसे पहले तो अपने बात को शुरू करने से पहले जितने भी जो अभी युवाएं हैं, आप सभी युवाओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी के जोश और जुनून को दिल से स्वागत करता हूं और बहुत खुशी हुई आपके अंदर ये जोश देख के आदिवासी दिवस को लेके। और यही जो अपनी जो बातें जो चल रही थी उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए यही बात को रखना चाहूँगा कि हमारी जो समस्याएं जो है, उन सारी समस्याओं के लिए हम स्वयं को उन सारी समस्याओं के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और कई सारी जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगार युवाओं के रोजगार की जो समस्या है, जैसे मैं इसमें मैंने बात कही थी कि हम लोग हमारे एरिया में, जैसे हमारे जो एक मित्र है उनके पास जो है पेंसिल बनाने की मशीन है, अगरबत्ती बनाने की मशीन है, हम लोग दोना पत्तल बनाने की मशीन है और हम लोगों के पास धागा बनाने की मशीन है। तो इस प्रकार की जो मशीनें हैं हम उन सभी क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ करें। और अभी जो एक मेरे जो एक परिचित है लेखा अधिकारी है, जर्मन प्यार सिंह जर्मन सर हैं, उन्होंने उनके गांव में जो एक कॉन्सेप्ट अच्छा स्टार्ट किया है कि उन्होंने गांव में सभी उनके गांव में गांव के ही लोगों ने आपस में मिलके बाइंडिंग की मशीन दी है सभी युवाओं को। जो कटिंग करने की जो कला जो होती है वो भी हमारे युवाओं को सिखाई है ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मोटर बाइंडिंग की हो जाती है, फिर मिस्त्री के जो भी जो ट्रेनिंग जो होती है, वो सारी ट्रेनिंगें जो है वो संगठन के माध्यम से वहाँ पे दिलाई है ताकि युवा जो है वो बेरोजगार होके इधर उधर भटकने से बचे और स्वयं का रोजगार प्रारंभ करें। अगर हम लोग बात करें जैसे कि जो मेरी जो एक मौसी के लड़के हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में और इंडिया में उन्होंने जो अंतर बताया वो यही बताया कि हमारे समाज के, या फिर हम लोग देखें कि अमेरिका में और इंडिया में जो अंतर है वो यही है कि जो हम लोग जो हैं वो 30 साल हो जाने के बाद में ये सोचते हैं कि अब हमको करना क्या है। 30 साल तक तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि यार हमको करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। और उसके बाद में जब 30 साल जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करना है, और उसी के बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 30 साल तक हमारे अंदर जो जुनून होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको अब करना क्या है। हम सभी युवाओं को कम उम्र में ही ये देखना प्रारंभ करना होगा कि हमको करना क्या है, किस क्षेत्र में जाना है। वो चाहे वो बच्चा अगर 20-21 साल का अगर हो जाता है तो उसको उसी समय पे ये सोचना होगा कि हमको आने वाले समय में करना क्या है, और तभी हम लोग हमारे समाज का एक समग्र समाज का विकास कर पाएंगे। अगर हम लोग देखें तो हर समाज का एक संगठन होता है, हर समाज जो है वो साथ में बैठता है, लेकिन हमारा समाज कभी भी साथ में नहीं बैठ पाता। इसी कारण से आप लोग देखो कि हमारे जो एरिया जो होते हैं, जो आदिवासी एरिया जो होते हैं, वहाँ पे विकास बहुत कम देखने को मिलता है, जो डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखो लेकिन अगर आप देखो कि दूसरे समाज के जो भी गांव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, वहाँ के मांगलिक भवन अच्छे व्यवस्थित होते हैं। हमारे समाज में अगर हम लोग देखें कि हमारी अगर बेटी की अगर शादी है, हमारे अगर बेटे की शादी है, तो हमारे पास खाना खिलाने के लिए जगह नहीं है। कई सारे मैंने शादियों में देखा है कि रोडों पे जो है वो दोने पत्तल लगा के हम लोग रोडों पे खाना खाते हैं। हमारे पास हमारा खुद के समाज का
इवन हमारे पास हमारे खुद के समाज के मांगलिक भवन तक नहीं है। हम लोग हमारे समाज के शादियां जो होती है तो वो हम लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों पे हमारी दोना पत्तल बिछाने के लिए, सड़कों पे खाने के लिए। तो हम सभी समाज के लोगों को साथ में खड़े होके हमारे जो भी जनप्रतिनिधि जो है उन सभी जनप्रतिनिधियों को हम ये उनसे डिमांड करें कि आप हमारे एरिया में मांगलिक भवन बनाओ। उसके बाद में अगर और भी कुछ समस्याएं अगर आती है तो उन समस्याओं का समाधान हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग एक साथ होके हमारी बात को रखेंगे। सही बोल रहा हूं? और अगर हम लोग देखें तो हमारी समस्याओं की अगर हम लोग बात करें तो अभी जैसे अभी 1:30 बज रही है, शाम की 6 बज जाएगी, तब तक भी हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होगी। अगर हम लोग देखें तो हमारे एरिया में कुपोषण है। हमारे एरिया में जो छोटे छोटे बच्चे जो उनको पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसी कारण से जो मेरे जो परिचित है डॉक्टर हितेश मुजालदा जो कि खरगोन में काम कर रहे हैं और सिकल सेल जो बीमारी जो होती है हमारे एरिया की जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में पाई जाती है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब सिकल सेल बीमारी जो होती है वो हमारे एरिया के बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये खून से संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो है खून बनना बंद हो जाता है। इसी कारण से बच्चों को अलग अलग से ब्लड देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी समस्याएं जो है, ये सारी बीमारियां जो है वो कुपोषण के कारण से है। हमारे एरिया में जो कुपोषण के लिए जो पोषित आहार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे एरिया में जो भी मूलभूत आवश्यकता जो आंगनबाड़ियों में जो आना चाहिए, जो हमारी स्कूलों में जो पैसा जो आना चाहिए वो पहले ही गबन कर दिया जाता है। इस कारण से क्योंकि हमको उसका नॉलेज नहीं होता है। कई सारी योजनाएं जो है उसके लिए पैसा आता है लेकिन उसका यूज जमीनी हकीकत में नहीं आ पाता है। हमारे एरिया की जो भी स्कूलें जो होती है, हमारे एरिया की जो स्कूलें जो होती है वहां पे जो टीचर है वो टाइम पे ना ही टाइम पे आता है। और मान लो अगर कोई टाइम पे आ गया और अगर बीच में छुट्टी पे गया तो 10-10 दिन तक वो छुट्टियों पे रहते हैं। तो हम लोगों को हमारी समाज के जो भी टीचर्स हैं उन सभी से हमको रिक्वेस्ट करना है और सभी को बोलना है कि जो बच्चे हैं वो हमारी समाज के बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों को अगर हम लोग पढ़ाएंगे तभी हमारे समाज का समग्र विकास होगा। सभी हम लोग साथ में विकास कर पाएंगे। हम लोगों को सभी को इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हम लोग साथ में बैठे हैं इसी प्रकार से आने वाले समय में भी साथ में बैठ के हमारी समस्याओं का समाधान करना है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी हो, चाहे वो योजनाओं का क्रियान्वयन हो, चाहे वो हमारी फसलों का मूल्य हो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि कोई हवाई जहाज में बैठ के आएगा और यहाँ पे आके आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा तो ऐसा कभी नहीं होना है। ऐसा होएगा गाय? होएगा गाय? नहीं होएगा। ओकासी पार्टी नंबर तुमको जिनी पार्टी में रहने से रहो, मगर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज की बात आओ तो समाज के साथ में खड़ा हो और जो भी समस्या की जो समाज समस्या जो भी समाज की जो समस्या है उसके लिए सब साथ में मिलना लड़ो। तभी हमारे समाज के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनका बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और आज के समय में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जितनी भी जो जमीनें हैं अधिकतरों के पास जो जमीनें जो है वो हमारे बाप दादाओं की दी हुई जमीन है। अगर खरीदी हुई अगर जमीन की बात करें तो बहुत चुनिंदा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जमीन खरीदी होगी। तो हमारे बाप दादा उस समय पे हमारी इन जमीनों के लिए लड़े थे। इस कारण से आज हमारे पास ये जमीनें हैं। अगर आप बात करो बिरसा मुंडा की, अगर आप बात करो भीमा नायक की, अगर आप बात करो टंटिया भील की, तो ये सारे ही जो हमारे जो पूर्वज थे वो हमारी इन्हीं जमीनों के लिए लड़े थे। इस कारण से आज हमारे पास स्वयं की जमीनें हैं। अगर हम लोग आज हमारे हक अधिकार के लड़ेंगे तो आने वाले समय में भी हमारे चीजें हमारे हक अधिकार हमारे लिए बचेंगे। और अगर हम लोग उन सभी चीजों के लिए अगर नहीं लड़ पाए तो आने वाले समय में हमारे धीरे धीरे सारे हक अधिकार समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। और कई सारी चीजें जो हो रही है वो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में ना ही कोई बोल रहा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है और ना ही हमारा समाज जो है वो जागरूक है। इस कारण से हम सभी लोगों को साथ में मिलकर बैठना होगा, हमें समस्याओं का समाधान करना होगा। हमें
हमारे अंदर आदिवासियत होने पर, हमें आदिवासी होने के पीछे हमें गर्व करना होगा, तभी हम लोग हमारे समाज का विकास कर पाएंगे। हर समाज का एक संगठन होता है, उसी प्रकार से हम लोग भी सभी समाज के जो हमारे जो लोग हैं वो साथ में बैठे हैं और हमारी समस्याओं के बारे में बताएं। हमारे समाज के जो भी वरिष्ठगण जो है वो सारे हमें बताएं कि आने वाले समय में हमको इस प्रकार से काम करना है और हमें आने वाले समय के लिए हमें दिशा निर्देशित करें, हमें बताएं कि ये समस्या हमारे समाज की है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। हम सभी युवा जो हैं सभी वरिष्ठ को साथ में हैं और हम लोग सब साथ में मिलके हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम लोग साथ में मिलके करें। इसी उम्मीद से आप सभी लोगों के बीच में आया हूं और आदिवासी दिवस मनाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि इसी ये हमारे को एकमात्र माध्यम मिलता है जिस दिन हमारा संपूर्ण समाज साथ में बैठता है और हमारे समस्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप सभी समाज जनों से, समस्त युवाओं से मेरा यह अनुरोध है कि हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में हमारे युवाओं की ऐसी टीम रहे जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर पाए, जो कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम कर पाए, जो कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर पाए, जो कि हमारे समाज के समाज के जो वरिष्ठगण जो है, जो हमारे किसान जो है, उन लोगों की फसलों का कीमत दिला पाए। क्योंकि अगर मेरा आप सभी युवाओं से एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को आपके माता पिता ने अगर आपको अच्छा पढ़ाया लिखा है, आपके माता पिताओं ने आपको सोचने समझने लायक बनाया है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी उनकी समस्याओं के लिए कुछ कार्य करें और समाज के साथ में खड़े हों और तभी हम लोग हमारे समाज की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और अंतिम में मैं जय आदिवासी कहूँगा और जय आदिवासी कहने का पीछे का जो तात्पर्य है और मैं हर गाँव में यही कहता हूँ कि जय का अर्थ होता है जयकारा लगाना और आदिवासी का अर्थ होता है, आदिवासी कौन है? हम खुद है। तो आदिवासी का जयकारा लगाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोगों ने जीवन भर इस नेता की जय, उस नेता की जय, इस बाबा की जय, उस बाबा की जय, ये वाले भगवान की जय, वो वाले भगवान की जय हमने कहा है, लेकिन हमने कभी भी स्वयं की जय नहीं कहा है। इस कारण से हमको प्रारंभ करना पड़ेगा जय आदिवासी कहना, जिसके माध्यम से हम लोग खुद के महत्व को समझना प्रारंभ करेंगे। अब मैं यहाँ पे पूरे जोश के साथ में, पूरी ताकत के साथ में जय आदिवासी कहूँगा और मेरे सारे जो वरिष्ठगण जो साइड में बैठे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी साथ में जय आदिवासी का नारा लगाएं और सभी साथ में ये बताएं कि हम लोग सब एक है, हम आखा एक है। तो जय आदिवासी। मजा नहीं आया? सब साथ में, उधर जो रोड पे जो खड़े हैं वो भी सभी जय आदिवासी, जय आदिवासी। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी युवा आपके अंदर इस जोश को बनाए रखें और अपने इस जोश को अपने समाज की समस्याओं का समाधान करने में उपयोग में लाएं, ना कि दूसरी चीजों में जैसे लड़ाई झगड़े करने में और इन सब चीजों में इस जुनून को और जोश को उपयोग में ना लाएं। हमारे समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए इस जोश को उपयोग में लाएं। अंतिम में अपनी बातों को विराम देते हुए सभी युवाओं को, सभी वरिष्ठगणों को जय आदिवासी, जय जोहार पेश करता हूँ।